हेलो एवरीवन, माय नेम इज गरिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा आर्ट। तो आज की हमारी क्लास का टॉपिक है राजस्थानी शैली। तो राजस्थानी शैली का ये पार्ट 1 है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इस क्लास में हम संपूर्ण राजस्थानी शैली के बारे में देखेंगे। राजस्थानी शैली का वर्गीकरण, राजस्थानी शैली की विशेषताएं और उसका नामकरण कैसे हुआ, किन किन लोगों ने राजस्थानी शैली को क्या क्या नाम दिया। तो आज की इस क्लास में हम यही सारे टॉपिक कवर करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम उस राजस्थानी शैली के वर्गीकरण को देखेंगे। राजस्थानी शैली की उपशैलियों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम राजस्थानी शैली के टाइम के बारे में बात करेंगे। अगर हम इसका टाइम देखें तो इसका टाइम 1550 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। और अगर इसको सदी में देखा जाए तो ये 16वीं सदी से 19वीं सदी तक इसका समय माना जाता है। अगर राजस्थानी शैली के समय की बात करें तो इसका समय 1550 से लेकर 1900 ईस्वी तक रहता है। और अगर हम इसे सदी में देखें तो 16वीं सदी से 19वीं सदी तक इसका समय रहता है। किसका? राजस्थानी शैली का। अगर हम बात करें राजस्थानी शैली के साथ साथ कौन सी अन्य शैली रही, यानी कि राजस्थानी शैली के समकालीन कौन सी शैली रही, तो हम क्या याद रखेंगे? मुगल शैली। मुगल शैली राजस्थानी शैली के समकालीन रही। अगर हम मुगल शैली के समय की बात करें तो इसका समय क्या हो जाएगा? इसका समय हो जाएगा 16वीं सदी से 18वीं सदी तक। तो ये दोनों शैलियां, मुगल शैली और राजस्थानी, साथ साथ चलती हैं। तो अगर हम राजस्थानी शैली के समय की बात करें तो इसका हो जाएगा 16वीं से लेकर 19वीं सदी तक। और मुगल शैली की बात करें तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 16वीं से लेकर 18वीं सदी तक। अगर हम राजस्थानी शैली के नामकरण की बात करें तो हम देखते हैं कि राजस्थान को अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिए, यानी कि अलग अलग नामों से राजस्थान को बुलाया गया। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो कर्नल टोड ने किया था। कब किया था? 1829 में किया था। कर्नल टोड कौन थे? तो ये एक ब्रिटिश अधिकारी थे। तो अब हम बात करते हैं कि जब अंग्रेज लोग यहाँ पे आए थे, राजस्थान क्षेत्र में आए थे, तो उन्होंने इसे राजपुताना कहकर संबोधित किया, यानी कि राजस्थान को उन्होंने राजपुताना नाम दिया। तो इसके अलावा राजस्थान के अन्य नाम क्या हो जाएंगे? तो इसके अन्य नाम हो जाएंगे रायथैन, रजवाड़ा, ये भी राजस्थान के अन्य नाम हो जाएंगे। इसके अलावा राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग कर्नल टोड ने अपनी पुस्तक में एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में 1829 में किया। तो अंग्रेज लोग राजस्थान को क्या कहकर पुकारते थे? तो राजस्थान को वो राजपुताना कहकर पुकारते थे। अब अगर हम बात करें भारत सरकार की, तो भारत सरकार ने 1956 में यानी कि 1956 में इस क्षेत्र का नाम राजस्थान स्वीकार किया। क्या नाम स्वीकार किया? तो राजस्थान नाम इसका स्वीकार किया 1956 में भारत सरकार ने। अब हम बात करेंगे कि राजस्थानी शैली किस शैली से निकल के आई है, यानी कि राजस्थानी शैली की पूर्व पीठिका कौन सी शैली हो जाएगी। तो राजस्थानी शैली की पूर्व पीठिका जो शैली होगी वो अपभ्रंश शैली होगी, यानी कि राजस्थानी शैली जो है वो अपभ्रंश शैली से विकसित हुई है। तो अब हम देखते हैं कि राजस्थानी शैली अपभ्रंश शैली से कैसे विकसित होती है। तो होता क्या है? सबसे पहले होता है कि जब अपभ्रंश शैली अपनी गिरावट स्तर पर होती है तो उसकी ही कुछ विशेषताएं बदलकर राजस्थानी शैली विकसित होती है। जैसे कि अपभ्रंश शैली में कोणीय रेखाएं बनती थी, तो राजस्थानी शैली में क्या होता है? राजस्थानी शैली में गोल रेखाएं बनने लगती हैं। और अपभ्रंश शैली में चेहरे कितने चश्म बनते थे? 1.25 चश्म बनते थे। और राजस्थानी शैली में चेहरे कितने चश्म बनने लगे? तो 1 चश्म बनने लगे। तो इससे पता चलता है कि अपभ्रंश शैली की ही कुछ विशेषताएं बदल के राजस्थानी शैली विकसित होती है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि अपभ्रंश शैली को और अन्य किस नामों से जाना जाता है। तो अपभ्रंश शैली को पश्चिमी भारतीय शैली के नाम से भी जाना जाता है, जैन शैली के नाम से भी जाना जाता है और गुजरात शैली के नाम से भी जाना जाता है। अब अपभ्रंश शैली को हम चाहे तो पश्चिमी भारतीय शैली कह सकते हैं,
जैन शैली कह सकते हैं। इसका जैन शैली नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें जैन धर्म से संबंधित चित्र बनते हैं, तो इसलिए इसका नाम जैन शैली पड़ा। और गुजरात शैली भी कह सकते हैं, तो हम इसको अपभ्रंश शैली के ही ये सारे नाम हो जाएंगे। तो अब हम बात करें कि अपभ्रंश शैली की विशेषता क्या हो जाएगी, तो सवा चश्म चेहरे अपभ्रंश शैली की विशेषता हो जाएगी। और एक चश्म चेहरे किसकी विशेषता हो जाएगी, तो एक चश्म चेहरे राजस्थानी शैली की विशेषता हो जाएगी। कोणीय रेखाएं किस शैली में बनती थी, तो कोणीय रेखाएं अपभ्रंश शैली में बनती थी। गोल रेखाएं किस शैली में बनने लगी, तो गोल रेखाएं किस शैली में बनने लगी, तो गोल रेखाएं हमारी राजस्थानी शैली की विशेषता हो जाएंगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अपभ्रंश की कुछ विशेषताएं बदलकर ही राजस्थानी शैली का एक नई शैली विकसित होती है। अगर हम बात करें कि अपभ्रंश शैली में किस धरातल का यूज होता था, तो अपभ्रंश शैली में जो शुरू के चित्र बनते हैं तो वो किस धरातल पर बनते थे, तो वो हमारे बनते थे ताड़पत्र पर। लेकिन 14वीं शताब्दी से हम देखते हैं कि कागज का प्रयोग होना शुरू हो जाता है। तो अपभ्रंश शैली में जो बाद के चित्र होते हैं वो कागज में बनने लगते हैं। इसके बाद ही राजस्थानी शैली में भी कागज पर चित्र बनने लगते हैं, लेकिन राजस्थानी शैली में एक नए धरातल का यूज करते हैं चित्रकार, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं वसली। वसली होता क्या है, वसली मतलब एक तरीके का धरातल होता है। जैसे कि हम एक कागज पर 2 कागज 3 कागज या बहुत सारे कागजों की इस तरीके से एक तय लगाकर एक मोटा कागज तैयार करते हैं, तो उसे हम वसली कहते हैं, जो कि राजस्थानी शैली में बहुत यूज हुआ था। वसली जो होता है वो किस प्रकार के चित्रों के लिए यूज करते हैं, तो वो हम जो है लघु चित्रों के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आनंद कुमार स्वामी के अनुसार राजस्थानी शैली का वर्गीकरण, यानी कि आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी शैली का वर्गीकरण कैसे किया। आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या हो जाएगा, राजपूत पेंटिंग। तो आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में राजस्थानी शैली का वैज्ञानिक विभाजन किया, जिसके अनुसार उन्होंने राजस्थानी शैली को 2 भागों में विभाजित किया। सबसे पहले नंबर 1 मुगल शैली, नंबर 2 राजपूत शैली। इसके अलावा राजपूत शैली को भी इन्होंने 2 उपशैलियों में बांटा। नंबर 1 राजस्थानी शैली, नंबर 2 पहाड़ी शैली। नेक्स्ट हम देखते हैं कि राजस्थानी शैली का नामकरण कैसे हुआ, यानी कि किन किन विद्वानों ने राजस्थानी शैली को क्या क्या नाम दिया। अगर हम बात करें आनंद कुमार स्वामी की, ओसी गांगुली की, अर्नेस्ट बिनफील्ड हैविल यानी कि ईवी हैविल और बासिल ग्रे की, तो इन्होंने इस शैली को क्या नाम दिया, तो इन्होंने राजस्थानी शैली को राजपूत शैली नाम दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें एनसी मेहता की, तो एनसी मेहता ने राजस्थानी शैली को क्या नाम दिया, तो एनसी मेहता ने इस शैली को हिंदू शैली नाम दिया। इसके अलावा बात करें राय कृष्णदास की, तो इन्होंने इस शैली को राजस्थानी शैली नाम दिया, जो कि ज्यादातर विद्वानों द्वारा स्वीकार किया गया। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे राजस्थानी शैली के वर्गीकरण की, यानी कि राजस्थानी शैली को कितने भागों में बांटा गया है। तो राजस्थानी शैली को हम अन्य और किस नाम से बुला सकते हैं, तो राजस्थानी शैली को हम राजस्थानी चित्रकला या राजस्थानी चित्रकला स्कूल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे राजस्थानी शैली के वर्गीकरण के बारे में। तो राजस्थानी शैली को कितने शैलियों में बांटा गया है। राजस्थानी शैली की कितनी शैलियां हो जाएंगी, 4। तो सबसे पहले मेवाड़ शैली, नंबर 2 मारवाड़ शैली, नंबर 3 हाड़ौती शैली और नंबर 4 ढूंढार शैली। अगर हम इनके वंश की बात करें तो मेवाड़ शैली का कौन सा वंश हो जाएगा, सिसोदिया वंश। मारवाड़ शैली का कौन सा आ जाएगा, राठौर वंश। हाड़ौती शैली का कौन सा वंश हो जाएगा, हाड़ा वंश। और ढूंढार शैली का वंश हो जाएगा कछवाहा वंश। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेवाड़ शैली की कितनी उपशैली हो जाएगी। तो मेवाड़ शैली की 3 उपशैली हो जाएंगी। नंबर 1 उदयपुर, नंबर 2 नाथद्वार, नंबर 3 देवगढ़। तो मेवाड़ शैली की टोटल कितनी उपशैलियां हो जाएंगी, तो मेवाड़ शैली की टोटल 3 उपशैलियां हो जाएंगी। नेक्स्ट मारवाड़ शैली देखेंगे, तो मारवाड़ शैली की कितनी उपशैलियां हो जाएंगी, तो मारवाड़ शैली की टोटल 4 उपशैलियां हो जाएंगी। नंबर 1 जोधपुर, नंबर 2 बीकानेर, नंबर 3 नागौर, नंबर 4 किशनगढ़। तो कितनी शैलियां हो जाएंगी मारवाड़ शैली की, 4 उपशैलियां हो जाएंगी।
और मारवाड़ शैली का कौन सा वंश हो जाएगा, तो राठौर वंश हो जाएगा। हाड़ौती शैली की कितनी उपशैली हो जाएंगी, तो हाड़ौती शैली की 3 उपशैलियां हो जाएंगी। नंबर 1 बूंदी, नंबर 2 कोटा और नंबर 3 झालावाड़। और इसका वंश कौन सा हो जाएगा, तो इसका वंश हो जाएगा हाड़ा वंश। नेक्स्ट हम कौन सी शैली देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे ढूंढार शैली। तो ढूंढार शैली की कितनी उपशैलियां हो जाएंगी, तो ढूंढार शैली की भी 4 उपशैलियां हो जाएंगी। जयपुर शैली, अलवर शैली, उनियारा शैली और शेखावटी शैली। और ढूंढार शैली का वंश कौन सा हो जाएगा, तो कछवाहा वंश ढूंढार शैली का वंश हो जाएगा। तो एक बार इसको हम फिर से रिमाइंड कर लेते हैं। तो राजस्थानी शैली का वर्गीकरण देखते हैं। राजस्थानी शैली को कितने भागों में बांटा गया, तो 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन सी शैली हो जाएंगी, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली और ढूंढार शैली। मेवाड़ शैली का कौन सा वंश हो जाएगा, सिसोदिया वंश। मारवाड़ शैली का कौन सा वंश हो जाएगा, राठौर वंश। हाड़ौती शैली का कौन सा वंश हो जाएगा, हाड़ा वंश। और ढूंढार शैली का वंश हो जाएगा कछवाहा वंश। बात करें मेवाड़ शैली की, तो मेवाड़ शैली की कौन सी उपशैलियां हो जाएगी, उदयपुर, नाथद्वार, देवगढ़। मारवाड़ शैली की कौन सी उपशैली हो जाएगी, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, किशनगढ़। हाड़ौती शैली की कौन सी उपशैली हो जाएगी, बूंदी, कोटा, झालावाड़। ढूंढार शैली की कौन सी उपशैली हो जाएगी, जयपुर, अलवर, उनियारा और शेखावटी। नेक्स्ट हम बात करेंगे राजस्थानी शैली की विशेषता की, यानी कि इसमें हम पूरी ओवरऑल राजस्थानी शैली में जितनी भी विशेषताएं हैं सभी को कवर करेंगे। बात करें अगर कि राजस्थानी शैली में कैसी रेखाओं का प्रयोग हुआ है, तो राजस्थानी शैली में बहुत कम रेखाओं का प्रयोग हुआ है और बारीक रेखाओं का प्रयोग हुआ है। तो कैसी रेखाओं का प्रयोग हुआ है राजस्थानी शैली में, तो हम क्या बताएंगे, बारीक रेखाओं का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट इसके अलावा धरातल देखते हैं। तो यहाँ बात करेंगे धरातल की। तो राजस्थानी शैली में हमें कैसा धरातल देखने को मिलता है, तो इसमें हमें वसली का धरातल देखने को मिलता है। वसली क्या होता है, वसली मतलब होता है एक कागज पर 2-4 कागजों को चिपकाकर जो धरातल तैयार किया जाता है उसे हम वसली कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थानी शैली की। तो राजस्थानी शैली हमारी कैसी शैली हो जाएगी, तो ये हमारी शुद्ध भारतीय शैली हो जाएगी। इस पर कोई विदेशी शैली का कोई प्रभाव नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं मुगल शैली की, तो मुगल शैली पे हमें किन किन शैलियों का प्रभाव देखने को मिलता है, तो मुगल शैली पे हमें ईरानी और भारतीय शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन राजस्थानी शैली में ऐसी हमें किसी तरीके कोई किसी भी शैली का अन्य शैली का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। तो ये हमारी बिल्कुल शुद्ध भारतीय शैली हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राजस्थानी शैली में चेहरे कैसे बने हैं। तो राजस्थानी शैली में चेहरे कितने चश्म बने हैं, तो राजस्थानी शैली में चेहरे हमारे एक चश्म बने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राजस्थानी शैली में कैसे रंगों का यूज हुआ है। तो राजस्थानी शैली में चटकीले रंगों का प्रयोग भरपूर मात्रा में हुआ है। तो सबसे ज्यादा कैसे रंगों का यूज हुआ है राजस्थानी शैली में, तो राजस्थानी शैली में चटकीले रंगों का ज्यादा यूज हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे राजस्थानी शैली में आंखें किस तरीके की बनाई गई है। जैसे कि अगर हमें राजस्थानी शैली को पहचानना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, तो हम आंखों के द्वारा राजस्थानी शैली को अलग से पहचान सकते हैं। राजस्थानी शैली में आंखें कैसी बनाई गई, तो राजस्थानी शैली में कहीं पे आंखें मृग जैसी बनाई गई है, कहीं मछली जैसी, कहीं खंजन जैसी। तो इस तरीके से राजस्थानी शैली में आंखें बनाई गई हैं। आंखों के आधार पर हम राजस्थानी शैली को सरलता पूर्वक पहचान सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राजस्थानी शैली पे हमें किन किन विषयों पर चित्र देखने को मिल जाते हैं। तो राजस्थानी शैली में हमें सबसे ज्यादा धार्मिक ग्रंथों पर चित्र देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि हमें रामायण पर चित्र देखने को मिल जाते हैं, महाभारत पर चित्र देखने को मिल जाते हैं, गीत गोविंद से रिलेटेड चित्र देखने को मिल जाते हैं, भगवत गीता, बिहारी सतसई, दुर्गा सप्तशती आदि चित्रों को हम राजस्थानी शैली में देख सकते हैं। मतलब कि हमें इन विषयों से रिलेटेड चित्र हम राजस्थानी शैली में देख सकते हैं। कहने का मतलब है कि धार्मिक ग्रंथों से रिलेटेड चित्र हमें राजस्थानी शैली में बहुत आयात में देखने को मिल जाते हैं। इस हम बात करते हैं कि प्राकृतिक सौंदर्य, राजस्थानी शैली में प्राकृतिक सौंदर्य किस तरीके से दिखाया गया है।
तो यहाँ पर नायक के साथ प्राकृतिक चित्रण भी किया गया है और कृष्ण लीला से संबंधित चित्रों को भी यहाँ पर दर्शाया गया है और पशुओं को भी यहाँ पे देवता की भावना से युक्त बनाया गया है। तो मतलब है कि राजस्थानी शैली में जो पशुओं को दिखाया गया है तो उनको किस भावना से युक्त दिखाया गया है, तो उनको भी भगवान की भावना से युक्त यहाँ पर दर्शाया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राजस्थानी शैली में ऋतुओं के अनुरूप राग रागनियों और 12 मासा आदि विषयों को भी बहुत महत्वता से दर्शाया गया है। यानी कि यहाँ पर राग रागनी से संबंधित चित्र भी भरपूर मात्रा में बने हैं और 12 मासा से रिलेटेड भी यहाँ पर चित्र खूब बनाए गए हैं। यानी कि भरपूर मात्रा में यहाँ पर 12 मासा के चित्रों का अंकन हमें मिल जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर राजस्थानी शैली के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, यानी कि इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे राजस्थानी शैली के। हमने पूरी शैली को तो हम पढ़ चुके हैं, इससे अलग भी जो राजस्थानी शैली के इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं अब हम उनको देखेंगे। पूरी राजस्थानी शैली के महत्वपूर्ण तथ्यों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो अगर हम बात करें कि सर्वाधिक हमें रागमाला का चित्रण कहाँ देखने को मिलता है, तो हमें राजस्थानी शैली में रागमाला का चित्रण सर्वाधिक देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्वाधिक 12 मासा का चित्रण हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो सर्वाधिक 12 मासा का जो चित्रण है हमें पहाड़ी शैली में देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कि हमें रागमाला का सबसे अधिक चित्रण कहाँ देखने को मिलता है, तो कहाँ पे हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा राजस्थानी शैली। यानी कि राजस्थानी शैली में हमें सबसे अधिक रागमाला का चित्रण देखने को मिलता है। सबसे अधिक 12 मासा का चित्रण हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो सबसे अधिक जो हमें 12 मासा का चित्रण देखने को मिलता है वो हमें पहाड़ी शैली में देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें कि राजस्थानी शैली में हमें क्षैतिज रेखा कैसी मिलती है, तो हमें राजस्थानी शैली में क्षैतिज रेखा हमेशा ऊपर की ओर मिलती है। नेक्स्ट हम बात करें कि राजस्थानी शैली में हमें कैसी चित्रकला देखने को मिलती है, तो राजस्थानी शैली में हमें श्रृंगारिक चित्रकला देखने को मिलती है। यानी कि राजस्थानी शैली में श्रृंगारिक चित्रकला का प्रभाव अधिक है।